साथियों, यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और ईएमआरएस जैसे एग्जाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स अब आपके ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको आंसर लिखने होंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही स्ट्रक्चर में आंसर को लिखते हो और इंग्लिश लिटरेचर को समझ करके लिखते हो तो आने वाले समय में आपका सिलेक्शन पक्का है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आने वाले समय में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा डरे हुए हैं। वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको एक एक समझा दूंगा। आइए शुरू करते हैं। अगर लिटरेचर लवर्स पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कोर्सेस को लेने के लिए, क्योंकि हमारा एलटी ग्रेड का मेंस का बैच हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर आ चुका है और साथ में टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं यूजीसी नेट, तो लिटरेचर लवर्स ऐप पर अवेलेबल हैं। आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए मैं शुरू करता हूं आज के इस छोटे से सेशन को जो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि भी एमसीक्यू वाले में तो ऐसा था कि एमसीक्यू आपने कहीं से ढूंढ लिया, रट्टा मार दिया, सामने ऑप्शन है तो आपने डन कर दिया। लेकिन ये एमसीक्यू नहीं है कि एमसीक्यू वाला मैटर है। यहां पर आपको सोचना होगा और फिर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, तो इसके लिए सोचना जरूरी होगा। यहां सबसे बड़ा रोल होगा कि आप पढ़ते कैसे हो, आपका टीचर कैसे आपको पढ़ा रहा है या आपने जो स्वयं से पढ़ा है किस तरह की चीजें पढ़ी हुई है, यानी कि क्या आपको उस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग सही फॉर्मेशन आती है या नहीं। और भी बड़ी बातें आती हैं कि जैसे वर्ड लिमिट का मैटर है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है, तो एग्जाम का पैटर्न जहां पर आप देखते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर हैं और 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर है और आंसर को लिखने की वर्ड लिमिट है जिसमें से 125 वर्ड और 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो सही आंसर की फ्रेमिंग आप कैसे करेंगे, इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, पहले क्वेश्चन कौन सा करें और बाद में कौन सा क्वेश्चन करें, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, है ना। और इसके साथ साथ ऐसे मतलब क्या स्टोरी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, तो देखिए स्टोरी नहीं, यहां पर एनालिटिकल होना पड़ता है। जहां पर स्टोरी पूछी जाए वहां स्टोरी आपको लिखने की जरूरत है। तो देखो ये बात जान लीजिए कि स्टोरी बराबर कम मार्क्स या सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। एनालिटिकल आपको आंसर लिखना है तो टाइम मैनेजमेंट, सही इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो इसमें से आपको हम बता देंगे कि कैसे लिखना है लेकिन सोचना आपको है वर्ड्स। क्या इसके लिए हैवी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है कि मतलब बहुत भारी भरकम आपको इंग्लिश आ रही हो तभी आप कर पाओगे। इसके लिए जरूरत होती है सही आंसर को फ्रेम करने की, कहां हाईलाइट करना है, कौन सी चीज ब्रैकेट में होगी, कहां पर कोटेशन डालना है, ये सारी चीजें बोनस मार्क होंगी आपके लिए कि क्या कहां पर करना है, क्या हर जगह पैराग्राफ की चेंजिंग किस तरह से करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें इस वीडियो में जो होने वाली हैं। आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको जैसा बताया कि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपके सामने एटलीस्ट 4 वो होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन है। एमसीक्यू वाले पार्ट में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन के हिसाब से आपने एक आंसर सेलेक्ट कर दिया। ना यहां पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक चेक हुई, ना आपका पंक्चुएशन चेक हुआ, ना ही आपका यहां पर कि आप कितना इंग्लिश लिख सकते हो, कितने सेंटेंस बना सकते हो, ये सारी चीजें नहीं होती एमसीक्यू में। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि डिस्क्रिप्टिव में आपका वर्ड पावर कितना आ रहा है आपको, क्योंकि तभी आप स्टेटमेंट्स को फ्रेम करके आंसर लिखोगे और साथ में टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, ये चीजें जो है आपके काम आती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था, तो सबसे बड़ी बात इसी चीज पर ध्यान देना होता है आपको कि डिस्क्रिप्टिव जो आंसर होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर में आपको हमेशा कुछ चीजें समझनी होती है, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, कितने वर्ड्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। यस, वर्ड लिमिट एमसीक्यूज में तो चल गया। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, थोड़ा 1 मिनट में आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। वर्ड लिमिट तो आप समझ गए, 125 वर्ड्स है या 200 वर्ड्स है या किसी और एग्जाम में। और अब देखो यहां पर टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है,
तो वर्ड लिमिट भी आप समझ चुके हैं। देखिए वर्ड लिमिट के हिसाब से अगर आपने इससे बहुत ज्यादा लिख दिया तो क्या होगा, मान लीजिए 125 में पूछा था, आप छोटे छोटे लिखते हो तो फिर क्या होगा, आपको कम मार्क्स मिल जाएंगे, आप ज्यादा लिख गए। और अगर आपने बहुत कम लिख दिया तो भी कम मार्क्स मिलेंगे। तो आपको एक एवरेज अगर देखा जाए तो जैसे 125 है तो आप 115 से लेकर के 130 तक या 135 तक आप मैक्सिमम वर्ड्स को ले जा सकते हो, वहां पर रोक दो। 200 वर्ड्स है। अब ये देखो गिनकर तो नहीं लिखोगे, आप लिख करके प्रैक्टिस पहले से कर लोगे कि कितनी लाइंस में आप कितना कंटेंट लिख लेते हो, ठीक है। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे। अब जैसे 200 वर्ड्स का मैटर आता है तो 200 वर्ड्स में आप इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे 180 तक आप चले गए या जाकर के 220 तक आप चले गए तो इतना माफ किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से जो कॉपी आपको मिलने वाली है उस कॉपी में क्या होगा, ऐसे कॉपी होगी, आपका यहां पर क्वेश्चन होगा, स्पेस दिया होगा, उसी में आपको लिखना है, उसके अंदर ही लिखना है, उससे बाहर नहीं जाना है आपको। तो वर्ड लिमिट का स्पेशल ख्याल, जो अच्छी वर्ड लिमिट में लिखेगा, कैसे पता चलेगा कितने वर्ड्स में लिख रहा हूं, आप पहले से प्रैक्टिस कर लो, एवरेज आप समझ जाओगे कि आप एक लाइन में कितना लिखते हो और उसी हिसाब से लाइन काउंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेस के हिसाब से आप समझ जाओगे, ठीक है। बहुत बड़े अक्षर नहीं लिखने, बहुत छोटे नहीं लिखने हैं, लिमिट के लिखने, बहुत स्पेस नहीं देके लिखना। और सबसे बड़ी बात लास्ट में बताऊंगा कुछ और बोनस पॉइंट कि जब कोई क्वेश्चन का आंसर ही ना हो रहा हो तो क्या करें, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लिटरेचर के आपके ज्यादातर क्वेश्चंस लिटरेचर से आएंगे बहुत सारे, तो एक्सप्लेन करने के लिए है ना कि इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि मान लो कह दिया कि माई लास्ट डिसेज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक्सप्लेन 125 वर्ड्स में। डिस्कस व्हाट आर द फीचर ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिस्कस इन डिटेल, क्या क्या फीचर होते हैं और कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। तो यहां पर आपको ऐसा, या फीचर आपके पूछ लिए, सोनेट पूछ लिया है ना, कंपैरिजन पूछ लिया, क्रिटिकली एनालिसिस, जैसे मान लीजिए कि क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ और द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ, इस तरह की चीजों के एनालाइज करवा सकते हैं। राइट अ नोट, इस तरह से लिख सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन ओड एंड इट्स टाइप, कितने टाइप की ओड होती है और उस पर लिखना है, आपका बिल्कुल आंसर फिट होना चाहिए। हो सकता है किसी पोएम की सेंट्रल आइडिया, थीम को पूछ ले आपके एग्जाम में, तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि क्या इसमें थीम है। स्टोरी भर लिखने से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको समझना होगा, क्रिटिकली उसको एनालाइज करना होगा, क्या थीम है, किस तरीके से दिखाया है, क्या क्या चीजें हैं। या फिर आपसे एनालिसिस, या हो सकता है कि किसी का कैरेक्टर स्केच लिखने की बात कर दे, पूछ सकता है आपसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, या फिर टॉमस हार्डी एज अ पेसिमिस्ट पोएट, रॉबर्ट ब्राउनिंग एज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर प्रिसाइज, बहुत सही तरीके से, अच्छी राइटिंग के साथ, जिसकी अच्छी राइटिंग होगी वही कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट्स आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। अब भाई आपके पास 3 घंटे का समय है, प्रैक्टिकली देखें, ऐसे मैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको दे चुका हूं, मैं आपको बता दूं पहले ही। तो देखो टाइम मैनेजमेंट की बात आती, भाई 3 घंटे का समय है और 20 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन आपके हैं 125 वर्ड्स में और 10 क्वेश्चन हैं आपके 200 वर्ड्स में। देखो यहां पर मैं एक बात कहूं कि अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि नहीं नहीं मैं 7 मिनट में एक आंसर कर ही लूंगा या 5 मिनट में एक आंसर कर लूंगा, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको ऐसे रखिए कि 3 क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस के आंसर, ये भी रख सकते हो कि एक क्वेश्चन का आंसर मैं इतने मिनट में लिख लूं, लेकिन देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उतने मिनट में ही लिख लो। कई बार हो सकता है, होता क्या है, जब शुरू में हम पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो हम बड़े मतलब स्लो लिखते जाते, जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है स्पीड बढ़ा स्पीड बढ़ा स्पीड बढ़ा, तो पता चलता है कि लिख क्या दिया, सांप बना दिया या फिर
बिच्छू बना दिया, कई बार नहीं पता चलता। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइमली आंसर्स को लिखो। और हां, टाइम मैनेजमेंट में बात मत भूलना, कोई भी क्वेश्चन छूटा आप नीचे चले गए, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ 20 बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। तो टाइम मैनेजमेंट का स्पेशल ख्याल रखोगे, चाहे आप मिनट के हिसाब से डिवाइड कर लो। और हां, आपके पास 10 मिनट कम से कम लास्ट में बचने चाहिए, ताकि आप क्या कर पाओ, ताकि आप आराम से अपने क्वेश्चंस देख लो, कर लिए हैं सारे, कोई बचा तो नहीं है, छूट तो नहीं गया। क्योंकि यहां पर पूरे जो क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आपको करने ही करने हैं। लॉन्ग आंसर कहां से आएंगे, शॉर्ट आंसर कहां से आएंगे, कोर्स में मैं बता दूंगा आपको सारी चीजें कि क्या कैसे कैसे फ्रेम करना है, कैसे पैराग्राफ बदलने हैं, किस टॉपिक में कहां पर हेडिंग। देखो, हर जगह हेडिंग नहीं पढ़ सकती। कुछ लोग क्या करेंगे, हर जगह दबा के हेडिंग, हो क्या करेंगे, हर जगह हेडिंग डाल दो, हर जगह हेडिंग डाल दो। देखो, हेडिंग का मतलब है कि आप पेन चेंज कर रहे हो, और जब पेन चेंज किया तो टाइम लगा। तो देखो, इस बात का स्पेशल ध्यान रखो। अब देखो, कॉपी आपकी क्योंकि दो टाइप की हो सकती है, समझ लो। कॉपी हो सकता है कि ऐसे लाइनिंग वाली हो, और मैं बता दूं आपको कि लाइनिंग वाले होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ब्लैंक पेजेस आने की संभावना है। तो आप ध्यान रखो कि जो प्रैक्टिस करोगे ना, वो आप लाइनिंग वाले पे और बिना लाइनिंग वाले पे दोनों पे प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना। हेडिंग आपको हर जगह डालने की जरूरत नहीं है, हेडिंग टाइम वेस्ट करेगा। आप क्या करोगे कि वहां पर, जैसे मान लो सोनेट के बारे में है, तो पहले सोनेट की डेफिनेशन लिख दिया, क्योंकि वही सबसे कोर है। सोनेट ओरिजिन, सोनेट की मतलब कि सोनेट का ओरिजिन कहां पर हुआ, है ना, कौन ओरिजिनेटर था, कितने टाइप की सोनेट होती है। फिर टाइप ऑफ सोनेट में आप हेडिंग डाल सकते हो कि शेक्सपियरियन और पेट्राकन। पेट्राकन पहले लिखोगे, शेक्सपियरियन बाद में। ऐसा नहीं कि पहले शेक्सपियरियन लिख दिया और बाद में पेट्राकन लिखा, एक सीक्वेंस भी होना चाहिए सारी चीजों को मेंशन करते हुए, है ना। उसके अंदर क्या क्या उसके फीचर होते हैं, क्या थीम होती है, स्टैंजाइक पैटर्न क्या होता है, मीट्रिकल पैटर्न, जितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन। और लास्ट में एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल, छोटा पढ़ रहा था तो ज्यादा एग्जाम्पल कर दीजिए क्वेश्चन में, है ना। और अगर आपको लग रहा था कि वर्ड लिमिट पूरी हो गई है, 2 एग्जाम्पल लिख के खत्म कर लो, है ना, ठीक है। अंडरलाइनिंग कहां पर करेंगे, ये देखो सबसे समझदारी की बात। अंडरलाइनिंग, ये देखो, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज उठा के आपने अंडरलाइन मार दिया, कहीं पर भी कॉमा मार दिया, कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दिया। इसके रूल है, पंक्चुएशन का रूल फॉलो होता है यहां पर, ठीक है। सो अंडरलाइन कहां पर करोगे, अगर किसी बुक का नाम है तो अंडरलाइनिंग कर सकते हो। कहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, अगर कोई कोटेशन है, अगर कोई बुक का नाम है तो अंडरलाइन कर दो, बुक के फॉर्मेट में है। अगर वो कोई कोटेशन है, मतलब मान लो कोई स्टेटमेंट है किसी बुक से, मान लो कि आपने लिखा वर्ड्सवर्थ का एज ए नेचर पोएट, और आपने लाइन कोट कर दी, वन इंपल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ अ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। तो ध्यान रखिए इस बात का कि यहां पर वो जो लाइन होंगी वो आपकी किसमें आएंगी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। किसी ऐसे का नाम है, इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अंडरलाइनिंग कहीं पर भी नहीं दबाए चले जाना, और ऐसे ही पढ़ लोगे, मान लो किसी ने आपको बता डाला, फिर आपने पढ़ डाला, फिर हो गया झिंगा लाला, हो जाएगा मैटर। पैराग्राफ ऐसे नहीं कि जबरदस्ती उठा के पैराग्राफ चेंज कर लिए, पैराग्राफ कब चेंज करना है इसके रूल समझने होंगे आपको, तब आगे बढ़ोगे, ये नहीं बताऊंगा मैं। हैंड राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जान लीजिए, हैंड राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। हैंड राइटिंग क्या रोल प्ले करती है जानते हो, हैंड राइटिंग में बिच्छू सांप बना दिए तो मामला गड़बड़। साफ हैंड राइटिंग, कर्सिव हैंड राइटिंग काम करेगी। अगर अच्छी हैंड राइटिंग है नंबर बढ़िया मिलेंगे, गंदी सी हैंड राइटिंग है नंबर कम मिलेंगे। एग्जामिनर को ही नहीं समझ में आया, है ना, एग्जामिनर ही कहेगा कि ये तो मेरे लिए भाई इट्स ग्रीक टू मी, समझ ही नहीं आ रहा है कि पैरासीटामॉल लिखा है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिख दिया है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखें, हैंड राइटिंग कैसे सुधरेगी, हैंड राइटिंग आप अपनी कॉपी पे बार बार लिखो। इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो कैंडिडेट से कहता हूं लिखो, पैटर्न देता हूं कि भाई ये देखो क्वेश्चन का पैटर्न ये है, फ्रेमिंग इसकी ऐसे होगी, लेकिन खुद लिखो, खुद की कॉपी में लिखो। और हम उसे चेक करने के लिए अपने कोर्स में हमने प्लान बनाया है कि सैटरडे को आपकी चेकिंग होगी, कहां गलती कर रहा है उसको हाईलाइट करके आपको दे दिया जाएगा।
अगली बार उसे इंप्रूव करना होगा, तो ताकि आप में इंप्रूवमेंट भी आ जाए। ठीक है, अच्छा यहां जो सिलेक्शन है, तो यहां सिलेक्शन अनुभव पर। देखो एक बात जान लो, ये एमसीक्यू नहीं है, ये एमसीक्यू वाला यही राइट आंसर होगा, क्वेश्चन दिखा दिया यही राइट आंसर है, ये भी नहीं पता कि क्यों राइट आंसर है भाई, तो चलो एमसीक्यू में तो रट गए कि चलो यही राइट आंसर है, लेकिन यहां पर यही राइट आंसर नहीं है। क्रिटिक आपको सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए चाहिए कि आप कैसे उसके बारे में सोचो, क्या पॉइंट सोचो, तो राइट गाइडेंस आपको चाहिए। राइट गाइडेंस आप खुद से भी, ऐसा नहीं है जो जो चीजें मैंने बताई ये फॉलो करके आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन अगर चाहते हो कि टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पर गाइडेंस मिले, तो उसके लिए प्रॉपर चैनल, प्रॉपर कोर्स है जिस जो डिजाइन्ड है। प्रैक्टिस आप लिखोगे, आपको बताने वाला भी चाहिए, चेक करने वाला भी तो समझदार होना चाहिए। आपने कुछ भी लिख दिया होगा, हाँ ठीक है जाने दो जाने दो, या मान लीजिए कि आप, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे ठीक है तुम लिख दो मैं चेक कर देता हूं, मैं लिख दूं तुम चेक कर दो। उसके लिए भी एक एक्सपर्ट चाहिए जो उस लेवल पर हो, पता चले उसको खुद ही नहीं समझ है ना, या फिर आपने पता चला कि कहीं पर जैसे कोई ग्रुप बना दिया, ग्रुप में अब चल रही है चेकिंग, है ना, तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करती। ऐसा नहीं है कि वहां कोई समझदार नहीं हो सकता है कि बहुत समझदार हो, लेकिन क्या है रियल में या नहीं है, इस चीज की समझ। देखिए जैसे हम हैं, प्रैक्टिस करवाएंगे तो खुद चेक करेंगे, एक समझदार जो एक्सपर्ट है उसमें, उस चीज को चेक करेगा, फिर आपको रिटर्न करेगा। तो देखो यहां पर हम नोट्स और प्रैक्टिस दोनों कराते हैं। नोट्स एक पैटर्न दे देते हैं भाई कि ये देखो पैटर्न होगा, देंगे मतलब अभी तो बैच ही स्टार्ट हुआ है 27 से, तो उसमें पूरा पैटर्न दे देंगे। प्रैक्टिस हो गया तो सारी चीजें आपकी डंडनाडन हो जाती हैं। अच्छा, यहां से ही यही वो राइट गाइडेंस है जो आपको आगे तक ले जाएगी। राइट गाइडेंस, राइट टीचर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस आपने किया, सीधे आंसर लिख दिया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपकी हैंड राइटिंग सुधर गई, यानी कि अब आप सिलेक्शन लेने के लिए रेडी हो। देखो मैं आपको बताऊं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बीए एमए में आपने काम किया है, लेकिन यहां पर क्योंकि ये कंपटीशन का मैटर होता है ना, यहां पर कंपटीशन का मैटर होता है, यहां पर आपके पास ओएमआर नहीं आती है कि आप कह दोगे कि नहीं मेरे 50 क्वेश्चन सही हैं। तो यहां पर आप कोशिश करो कि इफेक्टिवली चीजों को लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, अच्छे मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के साथ, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मान लो एग्जामिनर को जो सामने है उसको कोई चीज गड़बड़ लग गई, उसी के बेस पर वो कम ज्यादा कर सकता है आपको। ये बात तो देखो डेड श्योर है, इस बात को आप समझते हैं। ठीक है, बाकी इस सब के लिए कि भाई डेली टॉपिक वाइज सारी गाइडेंस आपको मिले, लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से। हमारी वेबसाइट भी है, तो आप सीधे चाहे वेबसाइट पर जाइए, आप डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें हमारा पूरा डेडिकेशन होगा, डेली आपको 2 घंटे की क्लास मिलेगी। ग्रामर वाले सर हैं, क्योंकि देखो ग्रामर वाले टॉपिक भी हैं आपके, ऐसा नहीं कि ग्रामर से नहीं आ सकता कुछ भी। और जीआईसी प्रवक्ता का जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें आई थी ग्रामर में ये टॉपिक, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन, डायलॉग राइटिंग, ये तो फिक्स है कि आनी ही आनी है। तो इसीलिए 2 क्लासेस हम पर डे देते हैं आपको, ताकि आप कंप्लीट गाइडेंस में चीजों को बेहतर तरीके से कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, लर्न कर पाए। और सबसे पहले तो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, टॉपिक पढ़ाने के बाद किस तरह से आप आंसर फ्रेम करोगे, ये सारी चीजें आपको करवाता। बाकी देखो अगर ये हो कि भाई हम और भी तमाम सारे सोर्सेस से लर्न कर सकते हैं, तो गुड लक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लर्न कीजिए। हम अगर कोई हेल्प कर पाएंगे आपकी, तो वहां पर भी हम हैं। अगर कोई क्वेरी रह गई हो जो मैं बता ना पाया हूं इस वीडियो में, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। डेफिनेटली मैं इस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। वीडियो कैसा लगा आपको, क्या चीज आपको सही लगी, गड़बड़ लगी, फीडबैक आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए एनर्जी बूस्टर होता है, ताकत देता है, शक्ति देता है। और आप सभी को आपके मेंस एग्जाम के लिए गुड लक, लग जाइए। अगले वीडियोस में मैं कुछ मॉडल आंसर भी आपके लिए लेकर आऊंगा, किस तरह से फ्रेम किए जाने चाहिए। सो मॉडल आंसर और बेहतर तरीके वाले, कि मतलब एक बेस्ट आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।